ग्रंथि। ग्रंथि कितने प्रकार की होती है? दो नहीं, तीन प्रकार की। अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ेगी? हार्मोन। बहिःस्रावी ग्रंथि क्या छोड़ेगी? एंजाइम। और मिश्रित क्या छोड़ेगी? हार्मोन एंजाइम दोनों। वो कितनी है? एक ही है बॉडी में। अगर किसी को याद नहीं, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, हार्मोन का स्त्रावण कौन सी ग्रंथियां करती है? एंजाइम का स्त्रावण कौन सी ग्रंथियां करती है? अगर कभी आप भूल जाओ कि अंतःस्रावी बहिःस्रावी में कैसे याद रखे हार्मोन एंजाइम, भूल जाओ। देखो, मैंने बोला था ऐसी ग्रंथियां जिनके अंदर नलिका नहीं पाई जाती है वो है अंतःस्रावी। देखो, अंतःस्रावी नाम से पता चल रहा है, अंत्य का मतलब अंदर, यही होगा। अंदर किसमें? रक्त के अंदर। ये नलिका है, छोटी सी जा रही है, भी हार्मोन निकलेगा वो किसमें जाएगा? सिंपल सी बात है, रक्त के अंदर जाएगा। तो एंजाइम किसमें जाएगा? वो भी रक्त में। तो कोई एक नलिका है छोटी सी से, यूं सोचो, डायरेक्ट इससे कोई लिक्विड निकला, सीधा अंदर मिल गया। अंदर, अंदर किसके अंदर? रक्त के अंदर। वो अंतःस्रावी है। कोई नलिका ने लिक्विड छोड़ा, वो सीधा अंदर गया, रक्त के अंदर मिल गया, वो तो है अंतःस्रावी, डायरेक्ट जाएगा सीधा। अब अगर इसमें मैं छोटी छोटी पाइप बना दूं, ब्लड वेसल्स बना दूं ऐसे, तो देखो ये जो इसी बहुत सारी इसके अंदर निकलेगी ना इसी पाइपें, तो ये नलिका के अंदर जाएगा, फिर बाहर से नलिका के अंदर घुसा, फिर पाइपें घूमता 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 बाहर से जाएगा। बाहर मतलब बहिःस्रावी, बाहर मतलब, और वो क्या है? एंजाइम। अब और भी अगर कोई भूल रहा है तो देखो, अंत वैसे तो शॉर्ट में आता है, अपना छोटा है, छोटा न लग रहा है, पर अंत में देखो शब्द आप गिनो तो 1 2 3 निकलते हैं, नहीं निकलते क्या? और 3 से ही क्या बनता है? हार्मोन बनता है। तो ऐसे, वैसे तो अनंत, ये बात तो सही नहीं है, पर आड़ू तरीका होता है वो याद करने के लिए। तो अनंत है, इनफाइनेटिव है। अंत शॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, 1 2 3, 3 से बनेगा क्या? तो अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ेगी? और बहिःस्रावी क्या छोड़ेगी? ऐसे याद रख लेना। अब रही बात अंतःस्रावी ग्रंथियां है कौन कौन सी, एक लाइन बताई थी, पेपर में क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो लाइन क्या थी? पीयूष ए पापी था। पीयूष खुद एक ग्रंथि है, ए से ए, पापी पा से पैराथायराइड या पाराथायराइड, पी से पिनियल काय, पापी था से थाइमस, था से थायराइड। पेपर में सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, निम्न में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो माइंड में एक लाइन फिक्स कर लो, पीयूष ए पापी था। अच्छा, अंतःस्रावी ग्रंथियां क्या छोड़ती है? तो फिर नर जनन तंत्र से हार्मोन निकलते हैं, मादा जनन तंत्र से। नर के अंदर क्या होता है? वृषण। मादा के अंदर होता है अंडाशय। इसका मतलब 2 ग्रंथियां और रह गई, एक वृषण ग्रंथि और एक अंडाशय। वृषण ग्रंथि अंडाशय ग्रंथि को आगे वाले टॉपिक में चर्चा करेंगे, जनन तंत्र पढ़ेंगे ना। नर जनन तंत्र में वृषण आएगा और मादा जनन तंत्र में अंडाशय आएगा। तो इसको भी यहां पर अपने एक बार छोड़ देते हैं, ड्रॉप करते हैं, क्योंकि पहले आपको जनन के बारे में पता होना चाहिए, फिर ही आप वृषण के बारे में जान पाओगे। तो इसको जनन में पढ़ेंगे। अब पहली अंतःस्रावी ग्रंथि अपने शुरू करते हैं, सबसे पहले, ठीक है, पहली आपकी अंतःस्रावी ग्रंथि जिसका नाम है पीयूष ग्रंथि। क्या नाम है? अब देखो, आप लोग बोलोगे नहीं, शांत रहोगे, ठीक है, जब मैं पूछूंगा तभी बोलना है। पीयूष ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, तो आप इसको कह सकते हो, दूसरा नाम इसका है पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है। अब सोचो, इसको आपने बचपन में पढ़ा होगा, मास्टर ग्रंथि, है ना। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि। देखो कैसे होता है, ये आपकी बॉडी है, मान लो ये कोई बॉडी है, ये आपके मस्तिष्क के अंदर ग्रंथियां हैं। एक तो आ गई आपकी हाइपोथैलेमस ग्रंथि, पिनियल काय ग्रंथि, और उसके बाद आ गई आपकी पीयूष ग्रंथि। गले में आओगी, गले में गलगंड रोग होता है, नाम सुना होगा, तो गले में होते है थायराइड ग्रंथि। शॉर्ट में बता रहा हूं, बाकी आगे और पढ़ेंगे, मोटा मोटा समझो। ये आपके फेफड़े आगे, छाती के अंदर थाइमस ग्रंथि है, यहां पर नीचे अमाशय ग्रंथि है, फिर अग्नाशय ग्रंथि है, यहां पे लीवर है, यकृत ग्रंथि। मादा होगी तो अंडाशय ग्रंथि,
और नर होगा तो वृषण ग्रंथि। और यहां आपकी किडनी आ गई, ये वाला भाग किडनी है आपकी एड्रीनल ग्रंथि। तो कितनी ग्रंथि है, बहुत है ना। सारी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है पीयूष। कौन सी करती है, तो पीयूष इसका नियंत्रण करती है। तो आप पीयूष को मान लो मास्टर, जैसे मान लो, बाकी सारी ग्रंथियों को आप मान लो स्टूडेंट, स्टूडेंट मान लो। स्टूडेंट का कंट्रोल कौन करता है, समझ गए ना, मुस्कुराते रह गए, हंसते हंसते पढ़ लो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। मास्टर करता है, नहीं करता क्या, स्टूडेंट का कंट्रोल करेगा मास्टर। और मास्टर मान लो स्कूल के अंदर आनाकानी कर रहा है, कोई प्राइवेट स्कूल है, तब आप किसके पास जाओगे, HM के पास जाओगे, हेड मास्टर के पास, कि वो मास्टर है नहीं मैंने पढ़ाओ कौन डंगू, ठीक है, कुटे ही कुटे तो टपा हुई अठू मैंने पसंद ही क्यों नहीं पढ़ावे। देखो ऐसा होता है ना, कई बार मन में आ जाता है कि हमारे गणित समझ ही को नहीं के पढ़ावे, विज्ञान समझ ही को नहीं के पढ़ावे। तो जब मास्टर में दिक्कत होगी तो आप और ऊपर जाओगे। मास्टर के ऊपर कौन बैठा होता है, तो स्टूडेंट का कंट्रोल कौन करता है, और मास्टर को कंट्रोल कौन करता है, सिंपल सी बात है। तो पीयूष ग्रंथि को अगर आप मास्टर ग्रंथि मान लो तो बाकी बची हुई सारी ग्रंथियां ना वो किसकी श्रेणी में आएगी, स्टूडेंट में। तो पीयूष तो मास्टर है, ये पीयूष ग्रंथि सारी ग्रंथियों का कंट्रोल करती है, ये ऑर्डर देगी किस बच्चे को क्या काम करना है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। पर पीयूष का भी ऊपर बापू बैठा है, वो यहां पे बैठी हाइपोथैलेमस, तो ऊपर आ गया हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। इसको तो कहते हैं हेडमास्टर ग्रंथि, पीयूष को कहते हैं मास्टर ग्रंथि। क्यों कहते हैं, पीयूष ग्रंथि सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है। जितनी इंडोक्राइन ग्लैंड है उनका कंट्रोल कौन करेगी, पीयूष। तो पीयूष तो बन गया मास्टर और पीयूष का कंट्रोल कर रहा हाइपोथैलेमस, इसलिए ये बन गया हेडमास्टर। अब आपकी वाली लाइन में आते, सेना वाली लाइन में। सेना में सुना होगा कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, सुप्रीटेंडेंट कमांडर, सैनिक, हवलदार, ऐसे नाम आते हैं ना। तो पीयूष को तो अगर आप मान लो कमांडर, पीयूष को मान लो आप कमांडर, तो बाकी बची हुई सारी ग्रंथियां नीचे आ गई इसके अंदर। अब कमांडर में जब दिक्कत होगी तो कमांडर का कंट्रोल कौन करता है, सर्वोच्च कमांडर। तो कमांडर ही है, इसको मैंने शॉर्ट में लिखा, आप इसको सर्वोच्च कमांडर ही मानो। सर्वोच्च कमांडर के ऊपर जो होता है ना आपकी वाली लाइन में, वो होता है सुप्रीटेंडेंट कमांडर, नहीं होता क्या। तो सेना वाली लाइन में मानो सारी ग्रंथियों को सैनिक हवलदार मान लो, उनके ऊपर आ गया क्या, सर्वोच्च कमांडर। सर्वोच्च कमांडर के ऊपर होता है सुप्रीटेंडेंट कमांडर। तो पीयूष ग्रंथि को इसलिए कहा जाता है सर्वोच्च कमांडर। और हाइपोथैलेमस को अगर आप हेडमास्टर ना बोलो तो सुप्रीटेंडेंट कमांडर कह लो। कहने का मतलब पेपर में पूछें किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, पीयूष। मानव शरीर का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं, पीयूष। मानव शरीर का सुप्रीटेंडेंट कमांडर हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की हेडमास्टर ग्रंथि, हेडमास्टर को आप मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी कह सकते हो, मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, तो अन्य नाम है ये, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो पीयूष ग्रंथि को एक नाम देते हैं अपने मास्टर ग्रंथि। क्यों देते हैं, क्योंकि ये बची हुई सभी अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है, इसलिए इसको नाम देंगे हम क्या, मास्टर। मास्टर ग्रंथि ना बोलो तो एक और नाम दे दो इसे, सर्वोच्च कमांडर। सेना वाली लाइन में लेकर आओगे तो इसे सर्वोच्च कमांडर के नाम से जाना जाता है। तो पीयूष ग्रंथि या फिर पिट्यूटरी ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि या सर्वोच्च कमांडर, ये बोल दो। ये भी ना बोलो, इसे आप एक और नाम दे। तो यहां लिख रहा हूं क्योंकि जो ऑनलाइन पढ़ेंगे उनको दिखाई नहीं देगा। इसे मानव शरीर की सेल टर्शिका भी कहा जाता है, सेल टर्शिका। क्यों, पीयूष ग्रंथि कहां है, ये आपके जो खोपड़ी है ना, मस्तिष्क के अंदर है। अब मस्तिष्क में हड्डियां बताई थी मैंने, कपाल में कितनी होती है, 14वीं का चांद। चेहरे को देखकर बताओगे 14 वैसे गई, एक गले में 15, कान में 6, 15 और 6 21, पीछे कितनी बची 8, सिर के अंदर सारी कितनी 29, कपाल के अंदर है, शीरीब्रम के अंदर है, मुख्य भाग मस्तिष्क का शीरीब्रम। आगे पढ़ेंगे तंत्रिका तंत्र। तो सबसे पहली खास बात, स्थिति कहां पर पाई जाती है, पहली खास बात तो पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क में, दिमाग के अंदर होती है।
अब खोपड़ी के अंदर भाग आया कपाल, कपाल में हड्डियां 8, 8 हड्डियों के नाम आपको याद नहीं रखने क्योंकि इतने गहरे लेवल पे आपसे पूछा नहीं जाएगा, पर वो 8 हड्डियां उनके नाम भी तो अलग अलग है ना। 8 में से एक हड्डी होती है यहां पर इस टेढ़ी, जिसका नाम होता है स्फेनोइड हड्डी। मस्तिष्क के अंदर एक स्फेनोइड हड्डी है, उसके अंदर एक गड्ढा है, उस गड्ढे का नाम है सेल टर्शिका। उस गड्ढे के अंदर मटर के दाने के जैसी 0.6 ग्राम की गुलाबी रंग की एक ग्रंथि पाई जाती है, उसका नाम है पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि आपकी खोपड़ी के अंदर एक सेल टर्शिका जो गड्ढा है ना, उस गड्ढे में है, इसलिए इसे मानव शरीर की सेल टर्शिका कहा जाता है। ठीक है, अच्छा मस्तिष्क में है, कहां पर है? हड्डी के अंदर है। कौन सी हड्डी में? स्फेनोइड हड्डी के अंदर पाई जाती है। अच्छा, आकार कैसा है, दिखती कैसी है? ये मटर के दाने जैसी होती है। मटर का दाना देख लो और पीयूष ग्रंथि को देख लो। मटर का दाना थोड़ा सा हरा होगा, या फिर जेनेटिक्स के अंदर जाओ तो पीला भी होगा। मटर 2 रंग की आती है, हरी भी होती है, पीली भी होती है, पिजन पी होती है, गार्डन पी है, उद्यान मटर, अलग अलग टाइप है, प्रजातियां हैं मटर की। मटर के दाने जैसी होती है ये। वजन होता है इसका 0.6 ग्राम। इससे कम वजन किसी भी ग्रंथि का नहीं है, इससे कम वजन किसी भी ग्रंथि का नहीं है, इसलिए इसे मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि तो लीवर है, सबसे छोटी पूछे पीयूष है, 0.6 ग्राम, छोटी सी बस गोल गोल है, छोटी प्रवेश है, खोटी। काम बड़े, बहुत काम है, सबसे ज्यादा काम इसी के ही है, सबसे ज्यादा हार्मोन इससे ही निकलते हैं। है छोटी, काम इसके बहुत ज्यादा है, इसलिए इसको मानव शरीर की, यहां लिख रहा हूं, आप यहां लगा के यहां लिखना क्योंकि बात दिखाई नहीं देगा उन्हें। मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि भी यही है, इंपॉर्टेंट ग्लैंड ऑफ बॉडी, वो यही है। ठीक है, सारे नाम इसी के। खास बात क्या है? शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि। कैसी छोटी है ये? हार्मोन छोड़ने वाली छोटी है, अंतःस्रावी है, एंजाइम वाले में नहीं, वो अलग है। सबसे छोटी ग्रंथि कौन से वाली? जो हार्मोन छोड़ती, वो यही है। ये तो इसकी खास बात है। सबसे को वापस सुनो, पीयूष ग्रंथि कैसी ग्रंथि है? अंतःस्रावी है। क्या छोड़ेगी? हार्मोन छोड़ेगी। कहां पर है? दिमाग के अंदर। कैसी है? मटर के दाने जैसी। वजन कितना गया? 0.6 ग्राम। रंग कैसा है? गुलाबी। सबसे छोटी ग्रंथि। यहां तक क्वेश्चन कैसे बनेंगे? सबसे पहला क्वेश्चन, मानव शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? मानव शरीर का सर्वोच्च कमांडर किसे कहते हैं? शरीर की सेल टर्शिका किसे कहते हैं? मानव शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि कौन सी है? पीयूष ग्रंथि का संबंध शरीर के किस अंग से है? पीयूष ग्रंथि का संबंध शरीर की किस हड्डी से है? मटर के दाने के आकार की कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष ग्रंथि का सामान्य वजन कितना होता है? किस रंग की होती है? सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी ग्रंथि होती है? पीयूष। है कैसी ग्रंथि? अंतःस्रावी। क्या छोड़ेगी? अंतःस्रावी, तो हार्मोन ही छोड़ेगी। तो अब पढ़ते अपने पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। नोट कर लिया? इतना उतार लिया? नहीं उतारा? उतारो उतारो। एक मार्कर और था यार ब्लैक में, मैंने दिया था, वो कहां है? पर्वत कटा है तो कहां है? रवि कहां है यार? मार्कर में इंक रखा करो, साफ दिखाई नहीं देता। तो कैमरे में दिक्कत होती है। कुछ और भी पढ़ रहे होंगे बेचारे कहीं दूर दराज से, उनको भी फायदा हो जाए। बढ़िया चल नहीं रहा यार। मार्कर में नए लाके दिए थे, 3 लेके आया था, तो गायब कर देते हो तुम लोग। है क्या? देख लिया था नहीं है तुझा जा रहा था। पूरा गहरा चलता है ना थोड़ा, तो बढ़िया दिख जाता है। बाकी देखो स्टडी पे फोकस करना है। बाकी आजकल लोग ऑनलाइन प्रोजेक्टर पढ़ाते हैं और बहुत सारे सिस्टम है, ठीक है, पर जरूर नहीं है कि जो प्रोजेक्टर पे जो मिल रहा है वो आपको इस व्हाइट बोर्ड पे ना मिले। जिसको पढ़ना है ना वो तो मैटर देख के पढ़ लेगा। अच्छा, एक और खास बात ध्यान रखना, पेपर में पूछते हैं अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण कौन सी ग्रंथि करती है?
एक अपवाद है, वो कौन है? अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करने वाली ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? सारी अंतःस्रावी ग्रंथियों का नियंत्रण करती है पीयूष ग्रंथि, सिर्फ एक ग्रंथि को छोड़कर नहीं, पैराथायराइड। आगे पढ़ेंगे पैराथायराइड, उसका नियंत्रण पीयूष नहीं करती क्योंकि उसका नियंत्रण थायराइड करते हैं। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि तो पीयूष है, बड़ी पूछे तो वो थायराइड है। तो चल लगे वो ठीक चल रहा है, सही गल है, बस तो बढ़िया, दो मिल गए। बंदे दी सही गल तो दे रहा है कम है, इन गाल ले सही तू अपने बेटी बेटी तो चल हिम तो गाली में बड़ी चल, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते हो आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई चीज समझ नहीं आई आप 2 बार पूछो 3 बार पूछो, ठीक है? नोट कर लिए यहां तक, ठीक है? किताब वगैरह पूछते हैं, मैंने बोला था कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं आपको, जो पढ़ा ना वही पढ़ लो। नोट्स के लिए जो पूछ रहे थे मैंने आपको बताया था, बग्गू वाले कुएं पे रामधन बुक डिपो है, 60 या 65 रुपए लगेंगे। जो सोच रहा है कि मेरे को लिखना नहीं है, मेरे को नोट्स से पढ़ना है, पूरी थ्योरी लिखी हुई 0 लेवल से लेकर के, मेरे नाम से एक बुक भी है, वहां जाके बोल देना चौहान सर के साइंस के नोट्स दे दो, वहां मिल जाएंगे। बाकी अगर आप खुद बनाते हो वो और ही बेस्ट है, खुद बनाओगे ना वो अच्छी बात है, लिखने से चीजें ज्यादा याद होती है। बचपन में हम होमवर्क देते थे ना, पहाड़ा कॉपी अलग, लाइनदार, इंग्लिश डब्बा वाली कॉपी अलग देते, वो किस लिए देते थे? ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, राइटिंग बढ़िया स्पीड चल पड़े। इसलिए आप बीए वगैरह बीएससी एग्जाम देते हो, कहते हैं ना बीए एग्जाम दे पेजा भर गया ना गए। अगर आपके बचपन से प्रैक्टिस है ही नहीं लिखने की तो आप 10 ही पेज लिख पाओगे, और अगर आप बचपन से लिखते जा रहे हो, स्पीड से लिखते हो तो 30-35 पेज भर देते हो। वो इसलिए होता था होमवर्क, बचपन में औखा लगता था ना, वो मुश्किल लगता था काम, मुझे भी लगता था, सबको लगता है बचपन में, हमें लगता था कि क्यों देते इतना काम लिखने के लिए, वो इसलिए देते थे। अब एक ऐसी ग्रंथि अंतःस्रावी है ना, तो क्या छोड़ेगी? हार्मोन। तो लिखो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, निम्न में से कौन से हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि करती है? ऐसा आएगा क्वेश्चन, ठीक है? पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन, पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन। अंतःस्रावी है तो हार्मोन ही छोड़ेगी, बहिस्रावी होती तो एंजाइम लिखते हैं। अब देखो पहला जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकलता है उसका नाम है वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन, इंग्लिश में बोलो तो ग्रोथ हार्मोन कह लो, ग्रोथ हार्मोन, तो इसको शॉर्ट में जीएच कह देते हैं, जीएच, ग्रोथ हार्मोन। या इसको एक और नाम से भी जाना जाता है, STH, ठीक है? STH का मतलब होता है सोमैटो ट्रॉपिक हार्मोन। अभी मैंने क्यों बताया, आजकल क्वेश्चन क्या है, कुछ थोड़ा गहराई से पूछने लग गए, तो एग्जाम का लेवल है ना, एग्जाम का लेवल क्या है आजकल? हाई नहीं है, लो भी नहीं है। जो पहले क्वेश्चन जो पूछे, एग्जाम का कोई आजकल लेवल है ही नहीं वैसे पूछे तो, ठीक है? ना ही लो है ना ही हाई है, कई बार इनके दूसरे नाम आ जाते हैं। जैसे देखो ऐसा क्वेश्चन बन गया, सपोज करो, निम्न में से कौन से हार्मोन का स्त्रावण पीयूष ग्रंथि नहीं करती है? तो आपको दे दिया STH, MSH, TSH, SSH। अब ये लोग सोचते हैं ये क्या एबीसीडी लिख दी, ऐसा नहीं है। ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन है, पीयूष ग्रंथि छोड़ती है, इसको वृद्धि हार्मोन कहते हैं, हिंदी में वृद्धि कहते हैं, इंग्लिश में पूरा नाम इसका ये है। ये मेलेटोनिन सिमुलेटिंग हार्मोन है जो पिनियल काय ग्रंथि से निकलता है, इसके कारण हमारी बॉडी पे तिल बनते हैं, काले रंग के चकते, पीयूष ही छोड़ती है। ये TSH क्या है? ये थायराइड सिमुलेटिंग हार्मोन है, ये थायराइड ग्रंथि को ऑर्डर देता है कि हार्मोन छोड़, ताकि गले में आयोडीन की कमी ना हो जाए, होगी तो गलगंड रोग हो जाएगा, गला फूलकर बाहर निकल जाएगा। ये देखो STH है, ये लिखा हुआ है SSH, इसे सोमैटोस्टैटिन हार्मोन कहते हैं, ये निकलता है अग्नाशय से। बस अब जिसको नाम पता है वो तो बता देगा, ये पीयूष का है, ये भी पीयूष का, ये पीयूष का, ये पीयूष का नहीं है, ये अग्नाशय ग्रंथि का हार्मोन है, इसलिए मैंने वो नाम लिखा, ठीक है? बाकी इतने गहराई से आएगा नहीं, आपको सीधे नाम आएंगे, फिर भी आ जाए तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं अपने को, ठीक है? इसलिए मैं पूरा बता रहा हूं आपको।
अब नाम से ही पता चल रहा है वृद्धि हार्मोन क्या करेगा, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। शिशु से बालक, बालक से किशोर, किशोर से वयस्क, वयस्क से वृद्ध, ये बनेंगे हम। तो क्या हो रहा है, हमारी शरीर की कायिक कोशिकाओं की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि विकास हो रहा है। कई लोग देखे होंगे, देखने पर लगेगा कि ये तो बालक ही है। उम्र पूछो कितनी है, 26 साल यार है कि तो 3.5 फुट को बटी गुड्डा बटी मोटा ठाक होने लगे, किन्ने जुगाड़ की है नानो से बिंग अब और कौन सी है टेलर बिंग कपड़ा और कौन से बेगो सो, ठीक है ढंगा से बदले आदमी की पेंट जो पिरा दिए नहीं वो पूरा पेंट में ही आ जाए, ऐसे भी होते हैं। वो इसी का काम है। ये हार्मोन ढंग से निकला तो आपके शरीर की वृद्धि विकास हो जाएगी, नहीं निकला तो वृद्धि विकास नहीं होगा। देखे होंगे ना बोलने लोग, ठीक है ना, सूरतगढ़ में 3 4 5 आपको मिल जाएंगे। आप मार्केट की तरफ जाओगे ना, बग्गू वाले को सीधा निकलोगे, तो एक ठिगना सा है, दुकान है नुक्कड़ पे, ठीक है ना, है वृद्ध, उम्र उसकी कम से कम 45 साल है। आप उसके सामने खड़े हो जाओगे, आपको बच्चा सा लगेगा वो देखने पे, बंदर सो लगे नहीं, वो विषय हुआ फिर। तो काम क्या है, बोलो मत बोलो मत बोलो मत, आवाज नहीं आनी चाहिए। मेरा मूड बढ़िया, आज शांति से बैठे रहो। शरीर की वृद्धि विकास में सहायक, तो एग्जाम में आपसे क्या पूछेंगे, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक हार्मोन कौन सा है? उत्तर होगा STH। पूरा नाम क्या है? सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। अब मान लो ये जो आपका वृद्धि हार्मोन था ये निकलेगा तो शरीर की वृद्धि विकास होगी, और ये अगर नहीं निकला तो वृद्धि विकास। तो मुझे बताओ, अगर आपकी बॉडी के अंदर वृद्धि हार्मोन की कमी होगी तो क्या होगा, और वृद्धि होगी तो क्या होगा? सोचो, पेपर में क्या पूछेंगे, वृद्धि हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? सिंपल सी बात है, वृद्धि हार्मोन का काम है शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक है। वृद्धि हार्मोन है तो शरीर की वृद्धि और विकास होगा। अब मान लो वृद्धि हार्मोन है तो ही वृद्धि विकास होगा, वृद्धि हार्मोन की होगी कमी तो वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा, वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा तो शरीर की लंबाई चौड़ाई है वो घट जाएगी, तो रोग पैदा होगा में बोनापन। वृद्धि हार्मोन होता तो वृद्धि होती, वृद्धि हार्मोन की तो कमी होगी तो रोग हो गया बोनापन रोग। बोने लोगों को नाम देते हैं इंग्लिश में मिजेट्स, तो मिजेट्स कह सकते हो आप इनको, मिजेट्स। अब मान लो वृद्धि हार्मोन का काम क्या है, शरीर की वृद्धि विकास करवाना, शरीर की वृद्धि विकास करवाना। वृद्धि हार्मोन है तो शरीर का वृद्धि विकास होगा। वृद्धि हार्मोन की आपकी बॉडी के अंदर अधिकता हो गई, इसका काम क्या था, वृद्धि विकास करवाना। ये होता तो वृद्धि विकास करवाता, काम इसका है वृद्धि विकास करवाना, इसकी होगी अधिकता तो वृद्धि विकास भी ज्यादा हो जाएगा। काम वृद्धि करवाना, ज्यादा निकल गया ज्यादा वृद्धि हो जाएगी। 7 फुट आओ गटर का हाथ लगाना लो, मार्केट में देखकर स्वतः ही नहीं ये नहीं, ये तो सामान्य है, ठीक है। ये रोग है ना, वृद्धि हार्मोन की अधिकता से वृद्धि हो जाएगी ज्यादा, काम है वृद्धि करवाना, ज्यादा निकल गया तो वृद्धि ज्यादा करवा देगा, तो शरीर हो जाएगा असामान्य लंबा चौड़ा, असामान्य लंबा चौड़ा प्रतीत होगा मनुष्य। जैसे महाभारत के अंदर भीम था उसके जैसा दिखेगा, तो सेकंड लैंग्वेज बनती है भीमकाय आकार, भीमकाय आकार। शरीर ना भीम के जैसा प्रतीत होगा, या दिखेगा मनुष्य आपको दानव के जैसा, राक्षस दिखेगा, राक्षस। तो आप कह सकते हो दानवाकार आकार, ठीक है। असामान्य लंबा चौड़ा बोल दो, भीम के जैसा बोल दो, दानव के जैसा, है ना। वृद्धि हार्मोन की कमी की वजह नहीं है, बॉडी में पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा कभी, वो कमी होगी पोषक के लिए, जैसे कई महिलाएं होती है। आगे पढ़ेंगे, अभी ऑक्सीडेशन बताता हूं कमी वृद्धि कैसे होती है, ठीक है, अभी पढ़ेंगे। तो शरीर असामान्य लंबा चौड़ा प्रतीत होगा, यानी 7 फुट आओ गटर का हाथ लगाना लो। आप मार्केट में जा रहे हो, आप घूम रहे हो, भीड़ है, किसी मनुष्य को देखा तो देखने के बाद से आपके मुख से स्वतः ही शब्द निकलेंगे, हो गया है। अरे महिलाएं देखेगी तो ऐसा मनुष्य के पास से अगर निकल जाए तो हाथ वगैरह टच कर गया तो ये देख के बोले कि रख सुना हुए, तो राक्षस कहते हैं, बागड़ी में राक्षस होता, राक्षस दानव के जैसा दिखेगा।
ठीक है। और वो मनुष्य अगर निकल जाए, गुस्सा भी आ गया, तो सामान्य मनुष्य पास से गुजरा ना, वो ये बोलेगा राम राम भाई जी, है ना, गलती होगी, है ना। उधर ही आपके सामने ये वाला आ गया तो हाथ टच कर गया, अब किए मालिक थप्पड़ की नहीं हटो, ये कह देते हो ना। तो यूं देखोगे तो ये वाला है, ठीक है, एक मुंह चक्कर। इधर देखोगे तो भाई जी गलती होगी, माफ करो। आपको दिख रहा है कि ऊपर थप्पड़ मारो, नहीं तो नीचे घुसेड़ दे वो। 7 फुट हो गाटर का हाथ लगाना रो, बन पेड़ी पूड़ी की जूट कौन पड़े, कुर्सी कर पंखों पर नट कसना वाली, वो आप ही नंबर कस दे, इशू है वो। उसको कहते हैं दानव, राक्षस या भीम के जैसा। यह शरीर असामान्य लंबा चौड़ा प्रतीत होगा। ये पहला हार्मोन है किस ग्रंथि का? तो क्या पूछेंगे, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक ग्रंथि कौन सी है? हार्मोन कौन सा है? किस हार्मोन की कमी से बौनापन रोग पैदा होता है? किस हार्मोन की अधिकता से शरीर असामान्य लंबा चौड़ा प्रतीत होता है? किस हार्मोन की अधिकता से शरीर भीमकाय आकार का प्रतीत होता है? और किस हार्मोन की अधिकता शरीर दानवाकार आकार का प्रतीत होता है? पहला तो वृद्धि हार्मोन निकलेगा तो आपकी बॉडी की लेंथ है वो बढ़ेगी, कम निकल गया तो घटेगी, ठीक है। कईयों में दिक्कत जाती है, तुम लोग कहते हो ना फिजिकल हो रहा है, लंबाई में निकाल दिया मुझे, पेपर पास था, सब फिजिकल टोटल A to Z था, लंबाई में इतनी कमी रहेगी तो ओल्ड में देख लो, इन गाड़ का दिख लो, समझ गए। सर घर में कमी है, आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक रोग तो अलग होते हैं, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी उतार लिया गया। आनुवंशिक लक्षण में जरूर नहीं होगा आपकी दादी है 4 फीट की और आपके दादा के 5.5 फीट के, तो जरूरी नहीं है कि आपके पापा चाचा ताऊर बुआ सारे छोटे होंगे। आपकी दादी बोनी है, दादा आपका लंबा है, तो आपकी पीढ़ी में सारे के सारे लंबे ही पैदा हो सकते हैं। तो वहां ये सोचने वाली बात नहीं है कि दादी तो हमारी बोनी थी, फिर लंबे कहां से आ गए, तो ऐसा कुछ नहीं है। दादा बोना है, दादी लंबी है, जरूर थोड़ी है। ऐसा होता है ना, किसी नर और महिला का हुआ होगा, हो सकता है कि लड़की लंबी हो लड़का बोना हो। अब लड़का बोना है, लड़की लंबी है, सारे बच्चे लंबे पैदा हो गए, डाउट वाली बात थोड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। आनुवंशिक लक्षण है F1 पीढ़ी F2, F1 पीढ़ी में प्रकट हो गए तो प्रभावी नहीं होता है, प्रभावी तो उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं, वो अलग चीज होती है, उसको पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। बिल्कुल, इसमें एक एथलीट भी एक महिला है ना, हाँ वो महिला एक वो पोल के अंदर। इधर देखो, अरे सारी चीजें बताओ, शांत रहो शांत रहो, ठीक है। ज्यादा तुम लोगों वैज्ञानिक नहीं बनना, रिसर्च मत करो, पेपर के काम की चीज पढ़ लो, ठीक है। डॉक्टर नहीं बनना है। किशोरावस्था के बाद में लक्षण खत्म हो जाते हैं, ये 12-13 वर्ष के बाद पता चल जाता है कि लंबाई बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। किशोरावस्था में ये हार्मोन से पता चल जाता है। किशोरावस्था के बाद वो 18, 19, 20 साल का हो जाएगा ना, तो वो रहेगा भाई। किशोरावस्था के समय जैसे कहते हैं ना, अब जैसे मान लो आप में से किसी की लंबाई मान लो 4 फीट है, 5 सपोज करो 4 फीट है, तो अब आप जितना मर्जी खा लो, कुछ भी कर लो, वही रहेगी वो। अब वो बढ़ने वाली है नहीं लंबाई, ठीक है। बोनविटा चाहे बोनविटा जो ड्रम है नहीं, 2 मिनट बोर पाछो काट रखो 7 दिन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है, फेर लगा गोरा हो जाएंगे तो ऐसा थोड़ा मोटा मोटा होता कड़ा कड़ा, अपन से सफेद रंग को पजामो को तो फिरा दे नहीं, मैं कोई अलग पता सक मकोड़ो बैठे जाने पलकारा मारता यार रात में देख बंदो ड्रिजे बन, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये सब बकवास है, बोनविटा को नहीं हुए। फिर लवली आपने इंडिया में क्यों चला, साउथ में तो एक ही बंदो गोरो को नहीं हो बन, तो फिर ड्रम में डबो डबो कट रखा भले बुरछू दो रहा, फिर तो ही बे कोनी माई का लाल बे भिसा ही रहेगा, तो उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। किशोरावस्था में हार्मोन का काम है सारा ये। अब इधर देखो, दूसरा हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। अभी पीयूष ग्रंथि चल रही है, ध्यान रखना, सारे हार्मोनों के नाम याद रखने हैं, सबसे इंपॉर्टेंट यही है वैसे। अब मैं मोटा मोटा बता देता हूं। मान लो ये है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन। पहली बात, इस हार्मोन को कहते हैं दुग्ध हार्मोन। अब दुग्ध हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि हार्मोन दूध बनाता है, ये ऑर्डर देता है बस कि दूध बनाओ। अभी पढ़ेंगे, एक दुग्ध हार्मोन है और एक दुग्ध निर्माण का हार्मोन, दोनों में फर्क है। अक्सर लोग गलती करते हैं, ढंग से समझना इस चीज को। इसी कोई दूसरा हार्मोन नाम देते हैं बोर्न हार्मोन, यानी जन्म हार्मोन। ये हार्मोन निकलेगा
तो ही बच्चा पैदा होगा, वरना नहीं होगा। ऑपरेशन होता है उस कंडीशन में। प्रसव पीड़ा भी। मां जब एक बच्चे को जन्म देती है ना, ये क्वेश्चन आया था पिछली बार जीडी के अंदर आया था एसएससी में, कि बच्चे के जन्म के समय मादा को उत्पन्न होने वाली पीड़ा क्या कहलाती है? प्रसव पीड़ा कहते हैं। ठीक है, जो पीड़ा शुरू होती है, पेट में दर्द होता है ना, अपने कहते हैं कि बच्चा पैदा होने वाला है, तो आप महिला को हॉस्पिटल ले जाके एडमिट करवाते हो। डॉक्टर बोलते थे अभी 3 दिन 4 दिन एडमिट रखेंगे, है ना। तो उस समय जो दर्द हो रहा है ना मादा को, उसको प्रसव पीड़ा कहते हैं। बच्चे के जन्म के समय मादा को उत्पन्न होने वाली पीड़ा क्या कहलाती है? प्रसव पीड़ा। प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हार्मोन ये है, इसी को कहा जाता है लव हार्मोन। क्या चीज है ये? देखो, दुग्ध हार्मोन का मतलब ये नहीं है कि ये दूध बनाएगा। सबसे पहली चीज, बच्चे का जन्म होगा, काम यहां से शुरू होता है, फिर काम सबसे पहले यहां से शुरू होगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा, फिर यहां आएगा। ये 1 नंबर कंडीशन, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, सारे काम इसे। कैसे? जब हम निषेचन करेंगे तो अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे, तो गर्भाशय के अंदर गर्भ विकसित होगा। 280 से 288 दिन का टाइम पीरियड होता है, इसी दौरान बच्चा पैदा होता है। सामान्य इसको हम कह देते हैं 9 महीने, 9 मंथ का टाइम होता है। जब गर्भ के अंदर गर्भाशय के अंदर जब पूरा गर्भ विकसित हो जाएगा ना, जब बच्चा पैदा मतलब पूरा का पूरा भ्रूण बन गया, अब उसका निष्कासन आवश्यक है। पीयूष ग्रंथि दिमाग लगाएगी, वो एक बंदा भेजेगी ऑक्सीटोसिन नाम का, उसको बोलेगी कि गर्भ विकसित हो गया, बाहर निकालना जरूरी है इसको। तो वो ऑक्सीटोसिन यहां पर आएगा, गर्भाशय की दीवारों क्या करेगा? सिकोड़ेगा। गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा होगा, जिससे योनि मार्ग फैल जाएगा, बच्चे का बाहर हो गया निष्कासन। तो बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हार्मोन? यही है। तो प्रसव पीड़ा किसकी वजह से शुरू होगी? इसने ही प्रसव पीड़ा शुरू की, तभी तो बच्चे का जन्म हुआ। तो पहली कंडीशन में आपने महिला को एडमिट करवाया, मान लो उसको प्रसव पीड़ा शुरू होगी और बच्चे का निष्कासन नहीं हो रहा, तो पहली कंडीशन में जब एडमिट करवाते हैं, नर्स आती है, उसको एक टीका लगाती है कि रुको अभी टाइम लगेगा, डिलीवरी का है। इंजेक्शन लगाती है ना, वो किस चीज का होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का ही टीका लगता है महिलाओं के अंदर। क्यों? गर्भ तो पूरा विकसित हो गया, अब पीयूष ग्रंथि ने जब ऑक्सीटोसिन भेजा ही नहीं, तो गर्भाशय की दीवारों में संकुचन कौन पैदा करेगा? कोई नहीं करेगा। जब गर्भाशय की दीवारों में संकुचन पैदा हुआ ही नहीं, तो बच्चे का बाहर निष्कासन नहीं हो रहा। तो उचित मात्रा में अगर ऑक्सीटोसिन का स्त्रावण नहीं हुआ, तो बाहर से इंजेक्शन के अंदर ऑक्सीटोसिन डाला जाता है कि पीयूष ग्रंथि ऑक्सीटोसिन नहीं दे रही, तो बच्चे का निष्कासन नहीं हो रहा। अब ऑक्सीटोसिन बाहर जो टीका लगेगा ना, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। जब वो इंजेक्शन लगेगा, तब हो सकता है प्रसव पीड़ा शुरू हो जाए, बच्चे का निष्कासन हो जाए। अब भी नहीं हुआ, तीसरी कंडीशन होती है कि नहीं हो रहा, तो उसको कहते हैं ऑपरेशन। तो ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ, तब योनि मार्ग के अंदर भग शिश्ना के ऊपरी दोनों परतें होती हैं, काट करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है, उसको कहते हैं ऑपरेशन से बच्चा पैदा हुआ है। वो कारण क्या है? ऑक्सीटोसिन नहीं निकला, ये कारण है। तो समझ गए? अब जब बच्चे का जन्म हो गया ना, बच्चे के जन्म के बाद में मादा के स्तनों में दुग्ध का स्त्रावण होता है। बच्चे का अगर जन्म नहीं होगा, तो मादा के स्तनों में पहले दुग्ध आता है क्या? नहीं आता। बच्चे का जब जन्म हो जाएगा, तब जब जन्म हुआ ना, तो पीयूष ग्रंथि भेजेगी वापस ऑक्सीटोसिन को, जन्म तो हो गया, अब बच्चे को पोषण की आवश्यकता है। तो जो मादा के अंदर स्तन होते हैं, स्तन ग्रंथियां, उनके अंदर प्रेशर पड़ेगा कि दुग्ध का निष्कासन करो, बच्चे को एनर्जी चाहिए, बाहर जीवित रखना है। अब ये ऑक्सीटोसिन है ना, ये निकलेगा तो किससे? ये पीयूष ग्रंथि का बंदा भेजेगी ऑक्सीटोसिन, वो बंदा एक तीसरे हार्मोन के पास जाएगा। पीयूष ग्रंथि से एक और हार्मोन निकलता है, जिसका नाम होता है प्रोलैक्सिन, या कई किताबों के अंदर इसको प्रोलैक्टिन भी लिखा गया है। तो आप ये मत सोचना कि अलग है, एक ही है, ठीक है। जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं थॉमसन, है ना, एक ही बंदे, ऐसे प्रोलैक्सिन लिखा हुआ है, कई किताब प्रोलैक्टिन भी लिखा गया है, पर जो एनसीईआरटी बोल रही है, मैं आपको वही बता रहा हूं। प्रोलैक्सिन को शॉर्ट में कहते हैं एलटीएच, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन कहते हैं इसको, लैक्टो। और आपको पता है दूध के अंदर शर्करा होती है, लैक्टोज शर्करा, उससे लैक्टिक एसिड बनता है, दही बन जाती है, तो इसलिए इसका नाम है लैक्टोट्रोपिक। लैक्टोट्रोपिक, एच का मतलब तो फिक्स ही है, हार्मोन। ये क्या बोलेगा? पीयूष ग्रंथि भेजेगी ऑक्सीटोसिन को, ये जब बच्चे का जन्म हो गया तो ऑक्सीटोसिन जाएगा इसके पास, बोलेगा प्रोलैक्सिन कि हाँ भाई साहब बेटा क्या कर रहा है, बच्चे का जन्म हो गया, ऊर्जा चाहिए, दूध बना,
ये ऑर्डर दे रहा है दूध बना, तब वो दुग्ध का निर्माण करेगा या दुग्ध संश्लेषण करेगा। तो पेपर में पूछते हैं दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन, दुग्ध निर्माण करवाना, दुग्ध निर्माण के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? मतलब ये तो ऑर्डर देगा दूध बनाने का और वो दूध बनाएगा। अब दूध बन गया, जिससे ही मादा बच्चे को प्रथम जो स्तनपान करवाती है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, मादा के द्वारा शिशु को करवाया जाने वाला प्रथम स्तनपान क्या कहलाता है? कोलेस्ट्रम कहते हैं, खीस। जैसे गाय है, बछड़े को जन्म दिया तो जन्म देते ही आप दूध निकाल के चाय बना लो क्या? 3, 4, 5, 6, 7 दिन तक दूध फटता है, खीस बनाते, खीस, वो कोलेस्ट्रम होता है। मादा के द्वारा शिशु को प्रथम स्तनपान करवाना, या तो प्रथम स्तनपान मादा शिशु को दे रही है, बागड़ी में खीस कहते हैं, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रम। अब जैसे ही कोलेस्ट्रम बच्चे, वो बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं उसमें, ठीक है ना। आपने नोटिस किया होगा, बच्चे का जन्म हुआ ना, मादा स्तनपान करा रही है, बच्चा छोटा होगा ना तो मस्त होता है, गोल मटोल सुंदर लगता है। फिर 2 साल, 3 साल, 3.5, 4 साल तक स्तनपान करवाती है मादा, ठीक है। क्यों? क्योंकि 4 साल के अंदर दूसरा सोनू की बजाय फिर मोनू पैदा हो जाता है ना। ये समस्या है, ये एक समस्या है, ठीक है। तो उसको जब हम क्या करते हैं कि स्तनपान करना मादा बंद कर देती है, पर रियलिटी में कम से कम 4 या 5 साल तक बच्चे को स्तनपान करवाना चाहिए। अब आपने 2 साल, 3 साल मादा ने स्तनपान करवाया, स्तनपान करवाना बंद कर दिया। अब जैसे बड़ा होगा ना, वो पहले गोलू मोलू था, है ना, लाडू, फिर बोरा बोरा सा होने लग जाइए बस। तो मेन जो पोषक तत्व मेरे बंद हो गए थे, ये समस्या है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। वैसे मेन, अगर आपका विवाह होता है ना, होगा विवाह हो तो ध्यान रखना कि ये जो जब से आप यूं आता है ना कि अब मादा मान लो प्रेग्नेंट होगी, बच्चा पैदा होगा, उस समय मादा को पोषक तत्व देने चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। उस समय आप कहते हैं लगभग आजकल अगर खून की कमी आती है ना, ये जिम्मेदारी आपकी है। उस समय बढ़िया आप जूस वगैरह, कीवी है, अनार है, सेब है, दूध है, दही है, जितना मर्जी खिलाओ, जो आपने खिलाया ना वही आपकी संतान पर जाएगा। क्योंकि मां के गर्भ से शिशु तक एक नलिका जुड़ी होती है, जिसको कहते हैं प्लेसेंटा अपरा। अब बच्चा कमजोर पैदा होगा, फिर हॉस्पिटल में आप 50-55 हजार लगा देते हो। उससे बढ़िया है कि 9 महीने में आप माता की देखभाल कर लो, अच्छा रहता है। और ये जो मैंने बताया कमजोरी वाला सिस्टम, ये इसी वजह से आता है क्योंकि कम से कम साइंस कहती है बच्चा जब 4 या 5 साल का होता है तब तक मादा को उसको स्तनपान करवाना चाहिए। अपने क्या करते हैं, पीछा छुड़ाने के लिए आजकल मोबाइल वाला सिस्टम है, वो कुत्तियों कुरियों का डर दे अगर वो देख रखे हैं, पल्ला देगी कौन पड़ा, पल्ला अगले कौन पड़े, पर बल्लुगा ही फ्री हो जाएगी कि इधर तो जान छूटी, पर वो आगे फिर प्रभाव पड़ता है उस चीज का। यार जो ये इसी वजह से जनसंख्या वृद्धि हो रही है। और जनसंख्या वृद्धि किस दशक से प्रारंभ हुई है पता है आपको? बढ़िया वाली बात बताता हूं आपको ताकि यार जीवन में काम आएगी आपके। 1980-1990 के दशक का सिस्टम है ना, वहां से जनसंख्या वृद्धि वाला काम शुरू। वैसे बुजुर्गों ने स्टार्ट कर रखा है पहले से, पर यहां से स्टार्ट हुआ है क्योंकि 1980 से 90 के दशक में लोग ना तो शिक्षित थे ना ही अशिक्षित थे, आधा पढ़ा और आधा अधूरा ज्ञान जिंदगी झंड कर देता है। अब वहां पर पुराने सिस्टम चला जा रहा है। अब 80 से 90 के दशक में पता है आपको क्या चला एक सिस्टम, लोगों को क्या, एक विवाह होने के बाद में एक सोनू चाहिए था, है ना। अब उस सोनू जब तक वो सोनू नहीं होता था ना, उस चक्कर में घर को वो जिला बना देते थे, सोनू जरूरी चाहिए। अब जब वो एक सोनू जब शुरू हुआ, एक सोनू जब आ गया ना, तो 7-8 पैदा पहले ही कर चुके हैं, या 4 पैदा कर दी, 4 लड़कियां, एक सोनू आ गया। उस सोनू की खुशी खुशी में 1-2 मोनू हो जाते थे। तो फिर 7 बच्चे, अब पहले साल बच्चा पैदा हुआ, फिर 2 साल बाद में, फिर 2 साल बाद में, और लगातार साल कई ऐसे होते हैं 1 साल 1.5 साल नहीं रुकते। 1 साल बच्चा पैदा हो, दूसरा फिर बच्चा। अब 3 बच्चे हो गए तो मादा स्तनपान किसको करवाएगी सोचो, ठीक है ना। तो इसलिए बच्चा पैदा करने में इतनी कोई जल्दी वाली बात नहीं, एक बच्चा पैदा हो जाए कम से कम 2-3 साल का गैप रखना चाहिए, समझ रहे हो ना। तो ये सोनू मोनू है ना जो ये, इसलिए लोगों ने आज काम भी कर दिया। देख लो आजकल लोगों ने सोनू नाम रखना बंद कर दिया। किसी का नाम है क्या सोनू, बताओ? एक है ना, देखो इतने लोगों में एक सोनू है, ये तेरे चक्कर में कोई मोनू भी है क्या पीछे? लोगों ने नाम बंद कर दिया, अब समझदार हो गए। अब देखो इधर देखो, अब जब मादा जब जन्म हुआ और दुग्ध का उसको पहला स्तनपान करवाएगी, नाम क्या है पहले स्तनपान का?
कोलेस्ट्रम, कोलेस्ट्रोल नहीं है, कोलेस्ट्रम। अब जैसे स्तनपान करवाया ना, मां और बच्चे के बीच में एक अटूट प्रेम स्थापित हो जाता है ना। जब तक बच्चा पैदा होने होगा तो नर और मादा के बीच में 100 झगड़े होते हैं, चलते रहे। और जब बच्चा पैदा हो गया ना, उसके बाद मादा का ध्यान है ना पारिवारिक, मतलब पहले कैसा भी रहा हो बैकग्राउंड, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान उसका विचलित होता है बच्चे की तरफ में। तो बच्चा रोएगा भी ना, आप नोटिस किया होगा, ऐसे महिलाएं कहती है या आप नोटिस करना, बच्चा अगर ज्यादा रोएगा ना तो मादा के स्तनों स्वतः ही थोड़ा बहुत दुग्ध का स्रावन होना चालू हो जाता है। तो औलाद भले कितनी नालायक क्यों ना हो, सारा यही कहे हमारा छोरो सोनो है, कितनी बार बताया उदाहरण मैंने, कहते हैं ना, भले आप दूसरों कुछ भी हो, आपके माँ बाप कुछ कहते हैं क्या, वो अलग बात है, पढ़ते हैं थोड़ा डांट देंगे, पर आपके लिए प्रेम तो है उनके मन के अंदर। तो वो जब दुग्ध का स्त्रावण हुआ और बच्चे ने मादा का स्तनपान किया तो मां और बच्चे के बीच में एक अटूट प्रेम स्थापित जाता है। और मां और बच्चे के बीच का प्रेम होता है वात्सल्य प्रेम। वो इस हार्मोन का ही काम है। औलाद भले कितनी ही नालायक हो, अभी बोला है, सारे यही कहते हैं मारो छोरो तो सोनू है, भले ही पड़ोसी डांग ले ला रहे फिर मांगो तो वो सोनू, ये भी लो कौन कैबिन। तो इसलिए कहते हैं लव हार्मोन, ये वात्सल्य प्रेम है। मां और बच्चे के बीच का प्रेम क्या होता है, प्रेम अलग अलग प्रकार के होते हैं। मां और बेटे के बीच का या बच्चा या बच्ची के बीच का प्रेम क्या कहना, वात्सल्य प्रेम। मां और बच्चे के बीच का प्रेम है फीलिंग लेनी है, लव हार्मोन, लव हार्मोन, ठीक है। वात्सल्य प्रेम लिख सकते हो, वात्सल्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, मां और बच्चे के बीच का प्रेम है वात्सल्य प्रेम। तो मां और बेटे के बीच का प्रेम है फीलिंग कौन लेनी जमाई, ठीक है। इतने काम है इसके। एक और चीज सुनो, इधर ध्यान दो, क्या पूछेंगे, किस हार्मोन को जन्म हार्मोन कहते हैं? बच्चे के जन्म के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हार्मोन है? प्रसव पीड़ा के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हार्मोन है? किस हार्मोन को दुग्ध हार्मोन कहते हैं? वात्सल्य प्रेम के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन सा हार्मोन है? या फिर सीधा बोल सकते हो किस हार्मोन को लव हार्मोन कहते हैं? अच्छा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दुग्ध निर्माण की प्रेरणा किस हार्मोन को देता है? प्रोलैक्टिन। तो दुग्ध निर्माण के लिए प्रेरणा देने वाला हार्मोन कौन सा है? जबकि दूध बनाता कौन सा हार्मोन है? इसीलिए आपने नोटिस किया होगा, खास बात, दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए टीके लगाए जाते हैं। किसके? इसलिए लगते हैं वो। गाय दूध देती है? गाय दूध देती नहीं है, निकाला जाता है। तो स्तनों में दूध तो है। कई बार सुना होगा कि आपने मतलब खड़ चोरी अपने जो भी चारा डाल देते हैं तो कैसे होता है कि आज गा दूध दियो को लात मार गई, गा के जचगी, आज मूड कौन बिंगो, ऐसा नहीं है। स्तनों के अंदर दूध तो है, निष्कासन नहीं हो रहा। तो आपने टीका लगाया ऑक्सीटोसिन का, जैसे ही टीका लगाया ऑक्सीटोसिन का तो ऑक्सीटोसिन जाकर के सक्रिय हुआ, सक्रिय होते इधर भागा प्रोलैक्टिन के पास, ठीक है, मान तेरे दुग्ध का निष्कासन कर। स्वतः ही प्रोलैक्टिन बोलेगा भाई जी गलती होगी, अभी काट दें 2 मिनट में। स्वतः ही स्तनों के अंदर दुग्ध का निष्कासन हुआ, आपने दूध निकाल लिया। इसलिए कहते हैं दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन के टीके लगते हैं? 2 नंबर ये लिखो, 3 नंबर ये लिखो, इसका एक ही काम है, दूध बनाता है ये। वापस बोल रहा हूं, ध्यान रखना, ये दूध बनाता नहीं है, ये देता है प्रेरणा। याद रखना, दूध वो बनाता है। उतार लिया इतना? उतारो, फिर नोट लगा के लिख लेना, दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के टीके लगते हैं। अब ये गाय को टीका लगाना सही है कि गलत है? गलत है में कौन कौन सहमत है? सही है, इसमें कौन सहमत है? एक निर्णय लिया, गलत नहीं है, ये हमारी एक धार्मिक परंपरा के हिसाब से, बाकी गलत नहीं है, सही है। थैली मिले हो तो गा लिया है। हाँ उतार लो, बता दूंगा। उतार, ये उतार लिया सबने? उतारो उतारो उतारो, फिर उतारो, पहले आराम से उतारो, बता दूंगा बाकी सारी चीजें। हाँ पर्टिकुलर है, ऐसा नहीं कि गाय दूध देती नहीं है तो रोज ही आप एक गाय ले आओ 10,000 रुपए की, रोज ही टीके लगाओ, वो गलत है। एक कंडीशन होती है, हर चीज एक लिमिटेड है। नींद नहीं आती है आपको, कई बार समस्या हो जाती है, बुखार हो गया या आपको पेट दर्द हो रहा है, डाइजेस्ट, तो डॉक्टर दवाई देता है कि नींद आती है क्या? वो नींद को नहीं आ, सारा रात सिर दुख है, तब वो आपको दवाई देता है नींद की कि एक लेना। अब ऐसे नहीं कि नींद की गोली आप रोज ही लो,
अब रोज लोगे 10-15 दिन में वो एंटीबायोटिक खत्म हो जाएगी, फिर वो आपके लिए दवाई नहीं है, फिर वो आपके नशा बन जाता है। ठीक है, तो एक लिमिट होती है हर चीज की, तो लिमिटेड होता है सिस्टम। बाकी टीका लगाना गलत नहीं है, साइंस के हिसाब से गलत नहीं है। गलत हम इसलिए मानते हैं कि गाय को माता मानते हैं, गौ हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है। ये तो उतारो, पहले लिखवा दूंगा। उतार दिया सबने? गाय का, भैंस का, बकरी का, भेड़ का जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है ना, वो उस समय देते हैं। जैसे पेड़े के अंदर नुसादर नहीं देते, गाय कई बार चरना बंद कर देती है। नुसादर आता है अमोनियम क्लोराइड NH4 गोली आती है, पेड़े में लग दे, वो तो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए। कई बार आपको बुखार हो गया तो आपको नहीं देंगे क्या पैरासिटामोल, ऐसे उनके लिए भी समस्या है। ठीक है, तो लिखो नोट लगा के लाइन, दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन के टीके लगते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। टीका लगाना गलत नहीं है, टीका लगाना सही है। ठीक है, ये बताता हूं, ये हमारी परंपरा है, एक धार्मिक पौराणिक सिस्टम है ये। ठीक है, साइंस इनको नहीं मानती है, बाकी देखो आपकी अलग अलग धारणा है, आप जैसा सोचो वैसा बढ़िया। ऑक्सीटोसिन के टीके लगते हैं, तो पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के किस हार्मोन के टीके लगते हैं, क्योंकि दूध की प्रेरणा यही देगा, तो टीका भी इसी का लगेगा। दुधारू पशुओं में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किस हार्मोन के टीके लगाए जाते हैं? ऑक्सीटोसिन। अब ये टीके लगाने सही है कि गलत है? देखो टीके लगाने हमारे धर्म के हिसाब से अगर देखें, है ना, तो हम हिंदू धर्म जैसे बात करें तो हम गऊ को क्या मानते हैं? माता मानते हैं। हम सोचते हैं कि हम गाय को टीका लगाएंगे, गाय को कोई समस्या होगी, है ना, भी उसके मांसपेशियों में संकोचन होगा, ऐसा। ठीक है, जैसे मान लो सिस्टम अगर कोई गाय काट दे, सारे हम लोग हिंदू इकट्ठे कर नहीं जाएंगे, क्यों काटा? गौ माता है, 33 करोड़ देवी देवता, बहुत सारे सिस्टम है। तो गाय को हम ऐसे मानते हैं कि गाय दूध देती है तो बकरी भी दूध देती है, गौ को माता मानते, टीका लगाना गलत नहीं है। गाय के स्तनों के अंदर दुग्ध तो है पर निष्कासन नहीं हो पा रहा, उसमें हार्मोन का स्त्राव नहीं हो, बेचारी वो कहां से स्तनों के अंदर दूध लाएगी? उसके अंदर है, दुग्ध तो है, वो बोले निकाल लो, पर स्तनों में आ नहीं रहा। तो हम जब टीका लगाएंगे, प्रेरणा देगा, तो दुग्ध का निष्कासन बाहर हो जाएगा। हम इसलिए इसको गलत मानते हैं। गौ को हम क्या मानते हैं? माता। तो गाय दूध देती तो गौ माता थोड़ी है। बकरी भी दूध देती है, उसको भी छोटी मोटी माता मानो, उसको काली माता कह लो, है ना, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये धर्म के हिसाब से मानते हैं, बाकी साइंस के हिसाब से सही है। पर सही क्या है? अभी आपने क्वेश्चन बोला था, एक लिमिट है। ऐसा नहीं कि गाय आज दूध नहीं दे रही, आज टीका लगाया, फिर काल ना दे, फिर टीको लगा दियो, परसों ना दियो, रोज गए टीका लगाओ थे आगे, तो वो तुम लोगों पे भी है। आज आपको नींद नहीं आ रही, आपको नशे की मैं गोलियां दे दूं, आज आ गई, कल फिर दे दूं, परसों, 1-2 महीने तक आप नशे की गोलियां लो, तीसरे महीने आपको नींद आना ही बंद हो जाएगी, फिर आप उसकी चीज के आदी हो गए। ये काम आप अगर पशु पे करते हो, अत्याचार है फिर। ठीक है, तो एक लिमिट तक ये चीज सही रहती है। ठीक है, तो ये था आपका हार्मोन, दूसरा, तीसरा, चौथा लिखो, हो गया? चलो चौथा हार्मोन पढ़ते हैं, कल मिलते हैं ब्रेक के बाद। पीयूष ग्रंथि चल रही है। ठीक है, जय हिंद।